गुस्से में स्वाति ने बूढ़े बाबा से ये सब कह तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी अनिका को उसकी याददाश्त वापस करना एक सही निर्णय था। अगर वो सच में पावर डोज का इस्तेमाल कर चुकी है तो अब तक घात लगाए चुपचाप बैठे दुश्मन भी अनिका पर हमला बोलेंगे। उनका मुकाबला करने के लिए अनिका के पास उसकी सभी शक्तियां होनी चाहिए। बिना याददाश्त के वो अपनी ताकत भी भूली बैठी थी, जिसके बिना वो दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर अनिका के बचाव के लिए स्वाति आगे आती तो समस्या बजाय कम होने के और भी बढ़ जाती। स्वाति अपनी जगह से थोड़ी दूर जाकर अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर करती है और अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। बूढ़े बाबा स्वाति के पास आते हैं और कहते हैं, आपको किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले एक बार अनिका बेटी से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी ना हो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर स्वाति उनकी तरफ घूम जाती है और लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहती है, हाँ, उसे मिलना ही होगा। अगर उसने पावर डोज का इस्तेमाल नहीं किया तब भी अब वो दुश्मनों की निगाहों के सामने रहेगी और मुझे उसकी छिपकर मदद करनी ही होगी। उसे आगाह करना होगा कि वो हर क्षण तैयार रहे। फिर आदेश देते हुए कहती है, उसे खबर भेजिए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मारवा हाउस। अनिका वापस अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे की बुक शेल्फ के पास जाकर कोई किताब ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद उसे वो किताब मिल जाती है जो वो ढूंढ रही थी। वो उस किताब को बाहर निकालती है और उसे लेकर अपनी स्टडी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अनिका बड़े ही ध्यान से उसका एक एक पेज पलट रही थी, जैसे उसमें कोई ज़रूरी चीज़ ढूंढ रही हो, और उसे पूरा विश्वास था कि वो ज़रूरी तथ्य उसी किताब में मिलने वाला है। कुछ ही देर बाद वह उन तथ्यों को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो अपनी स्टडी टेबल पर रखी हुई नोटपैड उठाकर उसमें कुछ लिखने लगती है। अपना काम पूरा होने के बाद वो वापस बुक शेल्फ की तरफ जाती है और किताब को वापस रखती है। फिर दोबारा से शांति से अपनी स्टडी टेबल की चेयर पर बैठ जाती है। इस बार वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर बैक रेस्ट से टेक लगाकर लेटी थी। फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। अपने आप को पूरी तरह स्थिर करने के बाद उसे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसके बाद वो कमरे के चल रहे बड़ी ई को हल्की हल्की आवाज़ को सुन पाती है। उसके बाद कमरे से बाहर हो रही हल्की हल्की आवाज़ें भी उसे सुनाई देने लगती हैं। इससे पहले कि उसका ध्यान और दूर की आवाज़ें सुन पाता, उसके अपने बिल्कुल पास से आती हुई कोई आवाज़ उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अनिका अपनी बंद आंखों से ही अपने कमरे की हर चीज़ का मन ही मन दृश्य अवलोकन करने लगती है। वो ऐसी किसी भी चीज़ को अपने आसपास नहीं देख पाती जिससे वो आवाज़ आने की संभावना हो। वो झट से अपनी आंखें खोल लेती है और अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाकर उस चीज़ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती जिससे वो आवाज़ आ सकती थी। इससे पहले कि वो इस बात पर और ध्यान दे पाती, उसे अपने दरवाजे पर आहट सुनाई देती है। अनिका उस दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां एक नौकर मौजूद था। उसने अनिका को खबर दी, मैडम, आपके भाई ओमकार नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें भेज दूं? अनिका कहती है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नीचे आती हूँ। कुछ ही देर में अनिका नीचे ड्राइंग हॉल में पहुँच जाती है। वो देखती है कि ओमकार यहाँ होने के बाद भी अपनी जगह पर बैठा नहीं था। वो लगातार अपने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर उस पर टैप करते हुए इधर से उधर टहल रहा था। जब अनिका ओमकार के पास पहुंच जाती है तो वो अपनी जगह पर रुक जाता है और जल्दी से अनिका के पास आ जाता है, जैसे कि उसे अपनी बात बताने की बहुत जल्दी हो। लेकिन वो अनिका की तरफ देखता है और एकदम खामोश हो जाता है। उसे महसूस होता है कि अपनी बात कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तभी अनिका ओमकार से कहती है, मेरे साथ चलो, और उसे लेकर गेस्ट रूम में चली जाती है ताकि ओमकार अपनी बात ठीक तरह से बता सके। आज आपके लिए हम लाए हैं एक खास पारंपरिक तोहफा, खूबसूरत कांजीवरम सॉफ्ट सिल्क साड़ी। यह परंपरा और सुंदरता का अद्भुत संगम है और आपके खास मौकों के लिए बिल्कुल सही चुनाव है। इसकी कांचीपुरम बुनाई इसे एक शाही और पारंपरिक लुक देती है, जो इसे शादी, पार्टी, त्योहार और रस्मों के लिए पूरी तरह उपयुक्त बनाती है। सॉफ्ट सिल्क का कपड़ा पहनने में बेहद आरामदायक और शानदार लगता है। इसे भारी गहनों के साथ पहने और हर निगाह का केंद्र बने। ये हर महिला को एक रॉयल और क्लासिक अंदाज देता है। अगर आप यह साड़ी खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हैं। अनिका के इशारे पर ओमकार सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि अपनी बात कहाँ से शुरू करें। इस वक्त उसके दिमाग में इतनी तेज गति से बातें आ रही थीं और जा रही थीं कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन सी बात छोड़े और कौन सी बताए।
ओमकार के चेहरे के हाव भाव देखकर अनिका उसकी दुविधा समझ जाती है। फिर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके स्वामी विवेकानंद पोज में खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर तक ओमकार को देखती रहती है। फिर जब उसे महसूस होता है कि ओमकार ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है, तब वो उसे सामान्य करने के लिए कहती है। समस्या जितनी भी बड़ी हो, वो समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन समाधान तब होगा जब समस्या पता चलेगी। इतना ज़्यादा सोचोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। यहाँ बैठे बैठे ही सुबह से रात करने का मन बनाकर आए हो तो बात अलग है, वरना तो इस वक्त जो बात दिमाग में पहले आ रही है वही पहले बोल दो। जैसे ही अपनी बात पूरी करके अनिका चुप होती है, ओमकार झट से बोलता है, वो प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। यह सुनकर अनिका के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगता है। वो कहती है, कौन? प्रीति को कौन पसंद नहीं करता? तुम किसकी बात कर रहे हो? ओमकार कहता है, वही आपके अंकल आंटी यानी मेरे मॉम डैड शकुंतला और श्रवण गुलेरिया। अनिका पूछती है, क्यों पसंद नहीं करते? ओमकार कहता है, मुझे लगता है इसकी वजह है प्रीति का अमीर माँ बाप की औलाद नहीं होना। 1 सेकंड का गैप लेता है और फिर दोबारा से कहना शुरू करता है, उन दोनों को पैसे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, मैं भी नहीं। जब मैं दिखाई नहीं देता तो मेरी पसंद या प्यार कैसे दिखाई देगा? वैसे तो अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी वो ओमकार से कहती है, तुम इस वक्त अपनी अनिका दी से क्या चाहते हो? ओमकार कहता है, पूरे गुलेरिया खानदान में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी मर्जी के खिलाफ चला जाए। अगर आप उन दोनों को बोलेंगे तो वो ज़रूर अपनी जिद छोड़ देंगे और प्रीति को अपनाने के लिए मान जाएंगे। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, वैसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा की सिक्योरिटी में प्रीति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन फिर भी उन दोनों ने मुझे धमकी दी है कि ये प्रीति को नुकसान पहुँचाएंगे। बस इसीलिए मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। अनिका कहती है, यदि अभी मैं उनसे बात करती हूँ तो हो सकता है कि फ़िलहाल वो शांति से बैठ जाएं, लेकिन जब भी उन्हें दोबारा मौका मिलेगा वो फिर से अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। अब तुम बताओ कि ये सब कब तक चलेगा? फिर कुछ सेकंड के बाद ओमकार कहता है, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए अपना खुद का कुछ नया करना चाहता हूँ। बस एक बार मैं इस लायक हो जाऊँ कि प्रीति को सभी सुख सुविधाएं अपने दम पर दे सकूँ, फिर मैं उससे शादी कर लूँगा। उसके बाद वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। अनिका कहती है, और सोच लो, बस इतनी ही समस्या है या कुछ और भी है? अनिका की बात सुनकर ओमकार नीचे की तरफ देखते हुए अपनी निगाहें एक ही जगह पर टिका लेता है और अपने मस्तिष्क के अंदर एक के बाद एक सारी बातों को दोहराने लगता है। कुछ देर बाद कहता है, हाँ, एक बात है जो मुझे काफ़ी खटक रही है। अनिका ओमकार की बात को ध्यान से सुनती है। ओमकार कहता है, वो दोनों बहुत जल्दी में हैं। इस तरह अचानक से एक्शन मोड में आने के पीछे उनके पास कोई न कोई वजह ज़रूर होगी। वो मुझे कल तक का वक्त देकर गए हैं। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वो वही करेंगे जो उनके मन में आएगा। अनिका पूछती है, क्या तुम वजह पता लगा सकते हो? ओमकार कहता है, हाँ, ये तो बड़ा आसान है। अनिका अपनी जगह से ओमकार की तरफ बढ़ती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ठीक है, तुम पता लगाओ, बाकी क्या करना है मैं खुद देख लूंगी। ये सुनने के बाद भी ओमकार के चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटती। अनिका मुस्कुराकर उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और हाँ, प्रीति की चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें और गुलेरिया परिवार को मयूर गुलेरिया प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन प्रीति को खुद अनिका और रोहित मारवा की प्रोटेक्शन है इस वक्त। ये सब सुनकर ओमकार के चेहरे पर तनाव कुछ कम हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में पानी आ जाता है। ओमकार अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाकर अपने आंखों के पानी को सुखाने की कोशिश करता है। ओमकार की ऐसी हालत देखकर अनिका वापस 2 कदम दूर चली जाती है और फिर ओमकार की तरफ देखकर अपनी आवाज़ में शक्ति लाते हुए कहती है, जैसे रोहित मारवा के लिए सनी भाई होकर भी बेटे की जगह पर है, बिल्कुल वैसे ही प्रीति मेरी बहन होकर भी मेरी बेटी की जगह पर है। उसे कोई छू भी नहीं सकता। तुम बेफिक्र होकर लौट सकते हो। तुमने मुझे बता दिया, इतना ही काफ़ी है। ये सब सुनने के बाद ओमकार के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती है। वो अपनी जगह से खड़े होकर कहता है, यह सुनकर मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अब मैं अपना पूरा ध्यान हमारे गेम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पर लगा सकता हूँ। अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती है और ओमकार के गाल पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती है। फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अनिका के जाने के बाद
ओमकार सनी के रूम की ओर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। सनी का कमरा, मारवा हाउस। सनी स्टडी टेबल पर अपने लैपटॉप के सामने बैठकर उसमें कुछ ग्राफिक्स रिलेटेड काम कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसका काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। वह एक ही काम को लगातार कई बार करने के बाद भी उससे संतुष्ट नहीं हो रहा था। अंततः परेशान होकर वो लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे कर देता है। उसके इस विचलित और व्यथित मन का एक ही कारण था और उस कारण का नाम था मुक्ता पाराशर। सनी अपना फ़ोन हाथ में उठा लेता है और स्टडी टेबल से उठकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। फिर मुक्ता के बारे में सोचने लगता है, कहीं यह कोई दूसरी लड़की तो नहीं? क्या मैं बिना वजह ही उसे सज़ा देने के बारे में सोच रहा हूँ? प्रीति की कही हुई हर बात भी उसके दिमाग में घूम रही थी। अंततः सनी इस परिणाम पर पहुंचता है कि उसे मुक्ता का मैसेज करना चाहिए। इसके बाद सारी बातें खुद ही साफ हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये था कि वह उसे क्या मैसेज करे। बहुत सोचने विचारने के बाद वो उसे वही मैसेज करता है जो प्रीति ने पूछने के लिए कहा था। हेलो मुक्ता, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे कैसे जानती हो और तुमने मुझे कब और कहाँ देखा? सनी सिर्फ इतना जानना चाहता था कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या नहीं। जब ओमकार सनी के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वो अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ है। उसे इस बात का भी बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ओमकार यहाँ पहुंच चुका है। सनी को इस तरह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देखकर ओमकार उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुमने कहा था कि खुशखबरी है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि कोई बहुत बुरी खबर है। ओमकार के हाथ रखने से सनी की सोच में बाधा पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ओमकार आगे कहता है, लगता है आज का दिन ही खराब है। एक के बाद एक समस्याओं ने मुझसे मुलाकात के लिए खास आज का ही दिन चुना है। ओमकार की आवाज़ सनी के कानों में तो जा रही थी, लेकिन दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। अब ओमकार चुप हो जाता है और सनी के चेहरे की तरफ देखता है। सनी का हावभाव विहीन चेहरा देखकर अब ओमकार शक्ति में आ जाता है। अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करके और आंखों को तिरछा करके सनी को घूरने लगता है। अब तक सनी अपनी सचेत अवस्था में लौट आता है और ओमकार के जितने भी शब्द उसके कानों में गए थे, मस्तिष्क में पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसके अब समझ में आ चुके थे। सनी कहता है, नहीं, बुरी खबर नहीं है, खबर अच्छी ही है। ओमकार कहता है, क्या अच्छी खबर के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे इस वक्त तुम्हारे हैं? ऐसा कहकर वो सनी के माथे पर उंगली से टैप करता है और आगे कहता है, होश में वापस आओ मेरे दोस्त, क्या तुम्हारी चोट का कोई साइड इफेक्ट हो रहा है? सनी ओमकार के उस हाथ पर अपना हाथ मारता है जो उसके माथे पर था और फिर कहता है, सब एकदम ठीक है, दरअसल एक खुशखबरी भी है। और दूसरी? शब्द कहने के बाद वो रुक जाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। ओमकार कहता है, बोलो बोलो, दूसरी क्या? सनी परेशानी का चेहरा बनाते हुए ओमकार से कहता है, दूसरी का पता नहीं, खुशखबरी है या दुख भरी या कुछ नहीं। ओमकार कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग पर चोट का असर नहीं हुआ है तो क्या मेहरबानी करके साफ साफ बताओगे कि क्या हुआ है? सनी कहता है, हाँ, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? जरूर बताऊंगा और अभी बताऊंगा। ओमकार अपना एक पैर सोफे पर मोड़कर ऊपर कर लेता है और सनी की तरफ चेहरा करके कुशन को अपनी गोद में रख लेता है। फिर कहता है, मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद सनी भी ओमकार की तरफ चेहरा करके बैठ जाता है और फिर बताना शुरू करता है, मुझे उस लड़की का मैसेज आया है। इतना कहने के बाद वो उसे सारी बात विस्तार से बता देता है। साथ ही प्रीति ने जो हिदायत भी दी थी वो भी ओमकार को कह सुनाता है। इसके बाद सनी आगे कहता है, अब मैंने उस लड़की को मैसेज कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। अब ओमकार और सनी दोनों ही फिर से सामने की तरफ घूमकर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी कोहनी अपने अपने कुशन पर रखकर अपने चेहरे पर उंगली रखकर सोचने लगते हैं। कौटिल्य का कमरा, मारवा हाउस। वैसे तो कौटिल्य अपना पूरा काम लगभग निपटा ही चुका था और जो भी काम बचे हुए थे वो भी उसे खुद ही करने थे, लेकिन भूमिका सामने से चलकर आई थी। अगर वो उसे कह देता कि उसके लायक कोई काम नहीं है तो भूमिका वापस लौट जाती। कौटिल्य इतना खूबसूरत मौका अपने हाथ से कैसे जाने देता? इसी बहाने वो और भूमिका पूरा दिन साथ में बिता सकते थे। कौटिल्य यही शब्द सोचकर बेहद खुश था कि भूमिका को उसकी परवाह होने लगी है और जाने अनजाने वो उस परवाह को जता भी रही है। कौटिल्य भूमिका से कहता है, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, थैंक यू सो मच। इस वक्त मुझे किसी की मदद की बेहद ज़रूरत है। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाता हूँ कि कल के लिए क्या क्या तैयारी हो चुकी है और क्या क्या बाकी है। तुम एक बार उसे देख लो।
उसके बाद हम तय कर लेंगे कि बचे हुए काम को कैसे करना है। भूमिका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर लेती है। कौटिल्य अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसके बाद भूमिका को एक प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लोकेशन दिखाता है जहां पर ये मीटिंग होने वाली थी। उसने इस मीटिंग के लिए ग्रेटर नोएडा की एक शानदार बिल्डिंग को बुक किया था जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह अपडेट थी। इसी बिल्डिंग में दूर दूर से आने वाले सेफ साइबर ग्रुप के सभी मेंबर के रहने के लिए इंतजाम किए गए थे। कौटिल्य दिखाता है कि इस तरह से उस मॉडर्न बिल्डिंग को एक होटल में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा। इस बिल्डिंग की खास बात ये थी कि ये भीड़-भाड़ से काफ़ी दूर थी। लोगों का आना जाना इस इलाके में काफ़ी कम था। ऊपर से ग्रेटर नोएडा जैसी जगह होने के बाद भी इस बिल्डिंग के चारों तरफ फैली हुई हरियाली बेहद सुकून का वातावरण उत्पन्न करती थी। इस वक्त भूमिका और कौटिल्य दोनों ही एक साथ कौटिल्य के कमरे के सोफे पर बैठे हुए थे। कौटिल्य के सामने ही रखी हुई एक मेज पर अपना लैपटॉप रखकर खोला हुआ था। 7 दिन लगातार चलने वाली इस मीटिंग की जितनी भी तैयारी कौटिल्य कर चुका था, वो सभी एक प्रेजेंटेशन के द्वारा भूमिका को दिखाने के बाद वो कहता है, कल वहाँ जितने भी मेंबर्स आएंगे तुम उनमें से किसी को भी नहीं जानती हो। फिर हंसकर कहता है, दरअसल वो आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। भूमिका पूछती है, ऐसा क्यों? कौटिल्य जवाब देता है, यह सभी दुनिया के बेस्ट हैकर्स हैं। इनकी डिटेल्स का हैक होने का मतलब है उनकी जान को खतरा होना। तुम जानती ही हो, जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह सभी नई नई खोजों के 2 पहलू होते हैं। एक वह जो अच्छा होता है, जिसे ध्यान में रखकर प्रायः उस चीज़ का निर्णय किया जाता है, और दूसरा वह जिसे नकारात्मक पहलू कहते हैं। कुछ बुरे लोग अपने फायदे के लिए बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते। यहाँ तक कि कई बार वो इस बात का ध्यान रखना भी भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में वो खुद की ही जड़ें काट रहे हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करने में बेहद सुकून महसूस करते हैं। फिर कुछ रुक कर आगे कहता है, तुम जानती ही हो, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इस दुनिया को एक दूसरे के कितना करीब ला दिया है और जिंदगियों को बेहद आसान बना दिया है। इसी के साथ शुरू होती है साइबर क्राइम की कहानी। जिन लोगों के पास बेहिसाब इन ही हैकर से अपनी मनमर्जी के मुताबिक कोई भी काम करवाने की कोशिश कर सकते हैं, और इन हैकर्स के इनकार करने पर वो लोग इन पर अपनी पावर पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। उन ताकतवर लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इनकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर मुस्कुराकर भूमिका की तरफ देखकर कहता है, अब सभी लोग भूमिका की तरह तो नहीं होते जो अपनी जान को हथेली पर लेकर घूमते हैं। जब जान पर बनती है तो अक्सर लोग अपने घुटने टेक देते हैं। पूरे विश्व के इन बेहतरीन हैकर्स के सामने ऐसी समस्या खड़ी ना हो, इसीलिए इनकी पहचान को सीक्रेट रखना हमारी जिम्मेदारी है। कल वो भी अपनी अपनी नई इन्वेंशन और रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उन्हें देखने, सुनने, समझने के थोड़ी आसानी हो, इसके लिए मैं तुम्हें उनका इंट्रोडक्शन अभी से दे देता हूँ। ऐसा कहकर वो एक दूसरी फाइल खोलता है जिसमें सभी मेंबर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। लैपटॉप को भूमिका के सामने की तरफ करते हुए कहता है, तब तक तुम इन्हें देखो, मैं हमारे खाने के लिए यहीं कुछ मंगा लेता हूँ। कौटिल्य के उठने के बाद भूमिका उन सभी के बारे में जानना शुरू करती है। ये सब देखकर थोड़ा इरिटेट हो जाती है। जब कौटिल्य वापस लौटकर भूमिका के पास बैठता है तो भूमिका पूछती है, ये किस तरह के नाम हैं? यूनिक, लग्जरी, रॉकिंग, द वुल्फ। कोई बच्चा भी आसानी से बता सकता है कि नकली नाम है। कौटिल्य अपना एक हाथ भूमिका की तरफ आगे करके कहता है, देखो, यह नाम भी इसीलिए है ताकि इनकी पहचान सुरक्षित रह सके। यह लोग अक्सर वर्ल्ड में इन्हीं नामों से जाने या पहचाने जाते हैं। अपने और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए यह जो भी काम करते हैं, अपनी पहचान को छुपाकर करते हैं। भूमिका कहती है, कल ये मीटिंग में मिलेंगे, तब आपस में ये अपनी पहचान कैसे छुपाएंगे? कौटिल्य कहता है, वो तुम कल खुद ही देख लेना। भूमिका कहती है, कल की मीटिंग के लिए तुमने मुझे काफ़ी सारे बेसिक बताए हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके नहीं देखा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कुछ आया भी है या नहीं? कौटिल्य कहता है, तुम ही बताओ, कैसे पता किया जाए? भूमिका अपनी हाथ की उंगली को अपने होठों पर रखकर कुछ देर तक सोचती है और फिर कहती है, मुझे इसका प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। लेकिन यदि मैं कहीं और प्रैक्टिकल करने जाऊंगी तो बिना वजह क्रिमिनल बन जाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मारवा हाउस के कैमरा विजिलेंस सिस्टम को हैक करती हूँ। कौटिल्य कहता है, ये बेहद मुश्किल होगा क्योंकि तुम जिस सिस्टम को हैक करने की कोशिश करना चाहती हो वो कोई मामूली जगह नहीं है। भूमिका कहती है,
लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश तो करने दो, अगर नहीं हो पाएगा तब फिर तुम तो हो ही। थोड़ी देर तक भूमिका इसी तरह बैठे हुए कैमरा को हैक करने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो कामयाब हो जाती है। उसके बाद वह अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहती है, वाह, ये हुई ना बात। फिर कौटिल्य की तरफ देखकर कहती है, गुरुदेव, आपकी मेहनत सफल हुई, दक्षिणा मांगिए। भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य का मन हुआ कि बदले में भूमिका से मांग ले कि वह कौटिल्य को अपना ले, लेकिन अपना होश संभालते हुए कौटिल्य कहता है, प्राउड ऑफ यू, तुम इसके अंदर घुसी ही गई तो अब किसी कैमरे की एक्टिविटी को भी ट्रेस करके चेक कर लो कि सब कुछ ठीक ठीक याद है या नहीं। भूमिका सोचते हुए पूछती है, मुझे कौन सा कैमरा चेक करना चाहिए? कौटिल्य जवाब देता है, जिससे किसी की प्राइवेसी में दखल ना हो, जहां पर लोग सामान्य रूप से आते जाते हैं उस जगह का कैमरा चेक करो। भूमिका कुछ सोचने के बाद ड्राइंग हॉल में लगे हुए कैमरा को देखना शुरू करती है। तभी कुछ देखकर हैरान रह जाती है। पहले उसे लगता है कि शायद किसी बच्चे की शरारत है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो इस तरह की शरारतों के आदी नहीं हैं। फिर झट से कौटिल्य से कहती है, कौटिल्य, ये देखो, मैं अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं कि इसका पीछा कर सकूं, तुम जरा इसका पीछा तो करो। जब कौटिल्य स्क्रीन पर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी आंखों के सामने एक स्टूल पर रखा हुआ बासफ फूलदान दिखाई देता है। ब्लैंक शाइनिंग मटेरियल से बने हुए दोनों ही सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हुए नजर आ रहे थे, जैसे मानो कोई आदमी छुपकर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हुए जा रहा हो। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज गति होने के बाद भी फूलदान स्टूल के ऊपर से गिरा नहीं था। कौटिल्य कहता है, यह कैसे हो सकता है? ठीक इसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि एक गेस्ट रूम के आगे जाकर वो स्टूल रुक जाता है और धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगता है। इसी तरह छोटा होते होते वो गायब हो जाता है। यह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। कुछ देर तक वो दोनों इसी तरह टकटकी लगाकर स्क्रीन पर देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद स्क्रीन पर रूम का दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई देता है और अनिका उससे बाहर निकलती है। इसके थोड़ी ही देर बाद ओमकार बाहर आता है और वहां से चला जाता है। परासर हवेली। मुक्ता एक बड़ी सी टेबल के पास खड़ी थी। टेबल पर काफी सारे चार्ट व्यवस्थित ढंग से बिछे हुए थे। उसके आसपास हाथ बांधे हुए लोग खड़े थे जो परासर कंपनी के प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत थे। मुक्ता एक चार्ट पर उंगली रखते हुए कहती है, इसका प्रिंट लाजवाब है, लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको ठीक करना होगा। इस पर बनी हुई बूंटियां गहरे रंग की और इसका बैक हल्के रंग का होना चाहिए। फिर एक दूसरे की ओर इशारा करके कहती है, आजकल ये डिज़ाइन ट्रेंड में नहीं है। अगर आप इसकी वापसी चाहते हो तो आपको इसके प्रमोशन के लिए इस प्रिंट का प्रयोग इंडो वेस्टर्न ड्रेस में करना होगा। तभी वहां खड़े हुए एक व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहती है, सुनील जी, हमने आपसे उन सभी मॉडल्स की डिटेल मांगी थी जिन्हें आपने फाइनल किया है, उसका क्या हुआ? सुनील भारद्वाज हल्की सी गर्दन हिलाकर कहता है, मैडम, फाइल तैयार है, मैं साथ लाया हूँ। और उसके बाद वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को मुक्ता की ओर बढ़ा देता है। मुक्ता इशारा करती है और वो उस फाइल को मुक्ता की पर्सनल टेबल पर रख देता है। फिर वापस मुक्ता की तरफ देखते हुए कहता है, मैडम, सभी मॉडल्स को आपस में मिलाने के लिए आज शाम का वक्त दिया गया है। आज शाम 4 बजे आप उन सभी से मिल सकती हैं। ठीक इसी वक्त मुक्ता के फ़ोन पर मैसेज आने की घंटी सुनाई देती है। मुक्ता अपने फ़ोन की तरफ एक निगाह देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद बिना मैसेज खोले वो सभी प्रिंट डिज़ाइनर को देखकर उन पर अपनी टिप्पणी देना शुरू कर देती है। इसके बाद आज के लिए गए सारे शेष सभी बिंदुओं पर जल्दी जल्दी बात कर लेती है। उसके बाद वहां से चली जाती है। वहां खड़े सभी एम्प्लॉय एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगते हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुक्ता इस तरह से जल्दबाजी में अपना काम निपटाकर बिना किसी को जाने के लिए कहे वहां से चली गई हो। मुक्ता अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर लेती है। फिर लंबी गहरी सांस लेकर मैसेज खोलती है। फिर मैसेज पढ़ने के बाद कहती है, इसका मतलब वक्त मिल गया आपको। फिर सीधा जाकर अपने बिस्तर पर पेट के बल लेट जाती है और मैसेज का जवाब देती है। फिर अपने फ़ोन को टकटकी लगाकर देखती है। जब काफ़ी देर तक कोई मैसेज नहीं आता तब खुद से ही कहती है, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। लगता है मैं ही मैसेज का जवाब देने में लेट हो गई। मारवा हाउस, सनी का कमरा। सनी और ओमकार दोनों साथ में काउच पर बैठकर सामने रखे हुए फ़ोन को देख रहे थे, जैसे कि वो अलादीन का चिराग है और किसी भी पल उसमें से जिन बाहर निकलने वाला है।
जब तक मुक्ता ने सनी को मैसेज का जवाब नहीं दिया था तब तक दोनों यूं ही बैठे रहे। आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, मानो वो किसी मिशन पर हों और एक शब्द भी बात करना कोई बड़ी भूल साबित हो सकती हो। जैसे ही सनी के फ़ोन पर मैसेज की रिंग बजती है वो झट से फ़ोन उठाता है। इससे पहले कि वो अपना फ़ोन अनलॉक करके उसमें नाम देख पाता कि किसका मैसेज है, ओमकार पूछता है, जल्दी बता, क्या उसी का मैसेज है? सनी फ़ोन को अनलॉक करते हुए कहता है, बता रहा हूँ। सनी नोटिफिकेशन में नाम देखता है और फिर लगभग शोर मचाते हुए ओमकार से कहता है, आ गया, उसी का मैसेज है। ओमकार कहता है, जल्दी पढ़, क्या लिखा है? सनी मुक्ता के जवाब को जोर जोर से पढ़ते हुए कहता है, आपका व्यक्तित्व हमारे लिए बिल्कुल नया है। हमने आपको होटल हेवन में सुना था जब आप अपनी दोस्तों के साथ वहां आए थे। मैसेज पढ़ने के बाद ओमकार और सनी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। सनी कहता है, क्या सुना था, क्या मतलब है? ओमकार कहता है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, होटल हेवन में देखा था, ये लिखना चाहती होगी। सनी ओमकार की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, फिर अचानक से कहता है, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक है या उसे हिंदी नहीं आती। फिर कुछ रुककर ओमकार से पूछता है, इस वक्त प्रीति कहाँ है? फिर अपना फ़ोन ओमकार को दिखाते हुए कहता है, हमें आगे कोई बात करने से पहले उसे ये बताना होगा। ओमकार कहता है, आज वो हॉस्पिटल गई है किसी एजेंट के केस के सिलसिले में, हमें उसके लौटने का इंतज़ार करना होगा। सनी जवाब देता है, ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। अब जब मुक्ता नाम की समस्या निपट जाती है तब ओमकार कहता है, तुम कोई खुशखबरी सुनाने वाले थे। कौटिल्य का कमरा, मारवा हाउस। अपनी आंखों के सामने एक निर्जीव वस्तु को इस तरह चलते हुए और फिर अचानक गायब होते हुए देखने के बाद भूमिका और कौटिल्य दोनों का दिमाग एकदम विचार शून्य हो जाता है। कुछ मिनट के बाद दोनों सचेत अवस्था में लौट आते हैं। भूमिका कहती है, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करती, लेकिन जो अभी अभी आंखों से देखा वो साइंस में कभी पढ़ा या लिखा नहीं और देखा सुना भी नहीं। क्या हो सकता है? फिर एक पल रुककर आगे कहती है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मुझे लगता है कि मेरी आंखों को भ्रम हुआ है। कौटिल्य कहता है, जो भी हो हमें इसके बारे में अनीका मैडम को बताना होगा। भूमिका कहती है, तुम ठीक कहते हो, हम किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। तुम एक काम करो, इसकी रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर लो, उसके बाद हम अनीका के पास चलते हैं। इसके बाद जैसे ही कौटिल्य उस कैमरा की रिकॉर्डिंग में जाता है वो दंग रह जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर भूमिका को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा एकदम सफ़ेद क्यों हो गया है? कौटिल्य कहता है, तुम खुद देख लो। जब वो देखती है तो उसकी हालत भी बिल्कुल कौटिल्य जैसी हो जाती है, क्योंकि जो घटना अभी अभी उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी वो रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं थी। कौटिल्य कहता है, अब आगे क्या करना है? भूमिका कहती है, बिना सबूत के वहां जाकर ये सब बताओगे तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों का दिमाग चल गया है। फिर कौटिल्य की आंखों में देखकर चेहरे पर डर के भाव लाते हुए कहती है, क्या सच में ही हमारा दिमाग तो नहीं चल गया है? क्या काम के प्रेशर से हमारा दिमाग खराब हो गया है? भूमिका की बात पर कौटिल्य टकटकी लगाकर उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य के मन में भी शक पैदा होता है। वो समझ नहीं पाता कि भूमिका के सवाल का क्या जवाब दे। अब भूमिका एक नया सवाल पूछ बैठती है, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नया सॉफ्टवेयर यही हो कि जो चीज़ नहीं है वो भी होते हुए दिखाई दे, जिसका पहला प्रयोग तुम मुझ पर ही कर रहे हो? अब भूमिका की बात सुनकर कौटिल्य के हाथ पैर फूलने लगते हैं कि कहीं भूमिका यही सच मानकर उससे नाराज ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो बिना वजह एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे तैसे करके भूमिका का व्यवहार सामान्य हुआ था, अब वो रूठ गई तो इस बार उसे मनाना नामुमकिन हो जाएगा। कौटिल्य हड़बड़ाकर अपना एक हाथ आगे करके कहता है, नहीं भूमिका, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भूमिका एक पुलिस ऑफिसर थी, सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, ये पहचानने में उसे महारत हासिल थी। वो समझ जाती है कि कौटिल्य सच कह रहा है। अब वो कुछ परेशान हो जाती है। ठीक इसी वक्त जब कौटिल्य अपने मन में भूमिका की बात को दोहराता है तो उसे ख्याल आता है कि इस चीज़ का इस तरह से रिकॉर्डिंग से गायब हो जाना ज़रूर किसी सॉफ्टवेयर का काम हो सकता है। मुझे पता लगाना होगा। ये तो तय है कि हमने जो देखा वो हमारे मन का वहम नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो है क्या? ये कौन सी नई मुसीबत हमारे आसपास नाच रही है? तभी कौटिल्य को पिछली रात का वाकया याद आ जाता है और वो कहता है, एक मिनट, मुझे कुछ याद आया।
भूमिका चौंककर कौटिल्य की तरफ देखने लगती है। इसके बाद कौटिल्य पिछली रात का डोरमेट पायदान वाला किस्सा सुना देता है। भूमिका कहती है, एक बात तो तय है कि ये जो भी कुछ है, मशीन ग्राफी या कुछ और, ये अनिका का पीछा कर रही है। तभी ये उनके कमरे के बाहर तुम्हें दिखाई दी और अभी भी ये उसी कमरे के अंदर गई है जहां अनिका थी। कौटिल्य कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। भूमिका उत्सुक निगाहों से कौटिल्य की तरफ देखती है। कौटिल्य कहता है, हमें तुरंत इस गेस्ट रूम से बाहर जाकर देखना चाहिए। हो ना हो वो चीज़ हमें आसपास ही मिलेगी। भूमिका की कौटिल्य की बात उचित जान पड़ती है। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना सेकंड की देरी किए वहां से दौड़ पड़ती है। कौटिल्य ये सोचकर कि न जाने ये क्या बला है, वह झट से अपने ड्राइवर से पिस्तौल निकाल लेता है और अपनी कमर में रख लेता है। उसके बाद वो भूमिका के पीछे पीछे अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो दोनों जैसे ही गेस्ट रूम में पहुंचते हैं, उन्हें वहां ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती जो शक के दायरे में हो। भूमिका कमरे के हर कोने में, बेड के नीचे, सोफे के पीछे, अलमारी के अंदर, हर सामान के आसपास उसे अच्छी तरह तलाश लेती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। कौटिल्य जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करता है, भूमिका अपने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी बोलने से रोक देती है। इसके बाद वो कौटिल्य का हाथ पकड़ती है और वापस कौटिल्य के कमरे में पहुंच जाती है। फिर कहती है, अगर वो चीज़ चल सकती है तो मतलब देख सकती है, और अगर देख सकती है तो सुन भी ज़रूर सकती होगी। अब बोलो, क्या कहना चाहते थे? कौटिल्य कहता है, यही कि अब हमें आगे क्या करना है। भूमिका कहती है, हमें घर के हर कोने पर निगाह रखनी होगी और खासकर जहाँ जहाँ अनिका आती जाती है वहाँ वहाँ का ध्यान रखना होगा। हम कैमरा रिकॉर्डिंग से कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार हम अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करेंगे। बच्चों का कमरा, मारवा हाउस। शाम हो चुकी थी। अब सनी और ओमकार दोनों जाकर रिया से अपने प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए मिल सकते थे, इसीलिए वो दोनों रिया से मिलने के लिए बच्चों के कमरे में पहुंच जाते हैं। इस वक्त आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही कमरे में मौजूद नहीं थे। दोनों ही आउटडोर गेम के लिए बाहर गए थे। ओमकार रिया को देखते ही उसे उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और एक साथ कई बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता है। रिया हंसते हुए कहती है, बस मामू, मैंने आपका थैंक यू ले लिया है, अब रुक जाइए और मुझे नीचे उतारिए। जब ओमकार रुक जाता है, तब रिया फर्श पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को आगे करके अपने पैरों को शिथिल करने की कोशिश करती है। फिर ओमकार से कहती है, ये सब तो ठीक है, पर मेरी शर्त याद है ना? रिया की बात सुनकर ओमकार और सनी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे की तरफ इस तरह से देखते हुए रिया अपनी बात दोहराती है, प्रॉमिस हमेशा दो तरफ से चलता है। अगर आप दोनों ने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं आप दोनों की कभी भी मदद नहीं करूंगी। रिया की बात सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। फिर ओमकार रिया के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी प्रीति मौसी को तुम्हारी मामी बनाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? रिया खुशी से उछलते हुए कहती है, इट विल बी ग्रेट। फिर दोनों हाथों को हवा में ऊपर करके एक चिल्लाती है। फिर रिया सनी की तरफ देखती है। सनी कहता है, मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, लेकिन अभी कोई नहीं है। सनी ने ये बात जितनी रफ्तार से कही थी, उसे देखकर रिया हंस पड़ती है। इसके बाद वो तीनों लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं। सनी रिया के सामने इस तरह प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है जैसे कि रोहित मारवा के सामने बैठा हो। पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद रिया लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ उंगली करते हुए कहती है, पहले आप दोनों मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सनी जवाब देता है, एक फाइनेंसर ढूंढने के लिए और उसे मनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। रिया अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे अपने चेहरे पर उंगली टैप करते हुए टहलने लगती है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मन ही मन कुछ गिनती कर रही है। सनी और ओमकार उसे टहलते हुए देखने लगते हैं। उसकी मूवमेंट के साथ साथ सनी और ओमकार की गर्दन भी एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से पहली तरफ वापस आती है। उन दोनों को लगता है कि रिया ज़रूर इस प्रेजेंटेशन में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव देने वाली है। थोड़ी देर बाद रिया कमरे के बीचों बीच रुक जाती है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, इस प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों को कितने पैसों की ज़रूरत होगी? ओमकार जवाब देता है, इसे शुरू करने के लिए कम से कम 2 से 3 करोड़ की ज़रूरत होगी। रिया फिर आगे पूछती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़रूरत होगी? इस बार सनी जवाब देता है, यही कोई 7 से 8 करोड़। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रिया कहती है, तब ठीक है, तुम्हें अपने लिए फाइनेंसर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। रिया की बात सुनकर दोनों अचंभित आंखों से रिया की ओर देखने लगते हैं। सनी कहता है,
बिना फाइनेंशियल के हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ओमकार कहता है, बिना पैसों के प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा। इससे पहले कि वो आगे और कुछ कहते, रिया अपना ही हाथ अपने माथे पर मारती है और कहती है, रुक जाओ, आप दोनों कितनी जल्दी में हैं? कम से कम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरे कहने का मतलब है कि इतने पैसे तो मैं ही दे दूंगी। अब उन दोनों की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सनी अटक अटक कर अपनी बात कहता है, अगर पैसे डूब गए तो? रिया अपनी गर्दन हिलाती है और अपना हाथ अपने गाल पर रख लेती है। फिर कहती है, चाचू, ऑलवेज बी पॉजिटिव। पहली बात। दूसरी बात, मुझे उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास वो सिर्फ यूं ही पड़े हुए हैं। तीसरी बात, वो मेरी पर्सनल अर्निंग है जो मैंने गेम से की है। उन पैसों के बारे में पूछने वाला कोई नहीं। अगर आपके काम आएंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। सनी कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में एक बार भैया या भाभी से पूछ लेना चाहिए। रिया जवाब देती है, मैंने कहा ना, वो मेरी पर्सनल अर्निंग है, उसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं। जब कोई पूछने वाला ही नहीं तो फिर मैं खुद से जाकर क्यों बताऊं? फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, मुझसे पैसे लेने के बाद आप दोनों का मॉरल प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से आप दोनों अपने प्रोजेक्ट को कभी फेल नहीं होने देंगे। मतलब इसीलिए आपका प्रोजेक्ट ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। फिर एक पल रुककर राजकुमारी की तरह अपना चेहरा ऊपर करके आगे कहती है, जाओ, तुम्हें 10 करोड़ दिए, पूरा मन लगाकर काम करो। रिया की बात सुनकर सनी और ओमकार की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सनी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में चमक के साथ कहता है, लगता है मेरी सारी समस्याओं के हल होने के लिए आज का ही दिन चुना है।